जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान में से जो एक नंबर वाले प्रश्न होते हैं, अर्थात जिसको हम ओएमआर वाले प्रश्न भी कहते हैं या बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, उन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली 20 प्रश्न पर बात करेंगे, जिसमें से आपके 20 प्रश्नों में से आपके कुछ प्रश्न भौतिक विज्ञान के रहेंगे, कुछ प्रश्न रसायन विज्ञान के रहेंगे और कुछ प्रश्न जीव विज्ञान के रहेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले इसका फार्मूला क्या होता है। अगर एक सेल दिया, उसका विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है, तो उसमें धारा का जो फार्मूला होता है वो होता है I बराबर E बटे स्मॉल r, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से अगर बात करें E का मतलब, ये तो विद्युत वाहक बल दिया 1.5 अपॉन आंतरिक प्रतिरोध दिया है 3, तो 1.5 दुनिया 3 यानी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। तो आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये क्या होगा, सही होगा। अब आइए इसी तरह हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के संबंधित इसके दो फार्मूले हैं। अगर मान लीजिए जो फोकस दूरी अगर वो मीटर में दिया है, तो उसके लिए फार्मूला है था फी बराबर 1/f मीटर में, ठीक है। और अगर मान लीजिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया, तो इसका सूत्र होता था P बराबर 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो हालांकि इसमें मीटर में दिया, तो हम लोग इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे P बराबर 1 फोकस दूरी मीटर में दिया, तो ये हो जाएगा 5। अब 1 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा 0.2, और ये क्षमता इसका मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये क्या होगा, सही होगा। इसी तरह हम लोग अगर तीसरे प्रश्न की बात करें, तो इसमें कह रहा है कि आपके घर में एक टीवी में एलईडी बल्ब, यानी जो टीवी में एलईडी बल्ब वगैरह इंडिकेटर जो लगे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो आपके घर की टीवी में एलईडी बल्ब लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो कह रहे हैं इसकी शक्ति क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर शक्ति बताना है, तो शक्ति के हालांकि कई फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ दी है उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज दिया, यानी V का मान ये दिया हुआ 0.75 वोल्ट, और यहाँ पे जो धारा यानी I का मान है वो भी दिया है 100 मिली एम्पियर। तो अगर मिली हटाएंगे तो यहाँ पे मिली, 100 का मतलब होता है 10⁻², मिली का मतलब होता है 10⁻³ और ये हो जाएगा एम्पियर। इसको घटाएंगे तो सीधा सीधा I का मान हो जाएगा 10⁻1 एम्पियर आएगा। तो ये तो I का मान आ गया। अब इसमें शक्ति बतानी है, तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, P बराबर होता है VI। तो यहाँ पे V का मान हो जाएगा 0.75 इंटू I का मान हो जाएगा 10⁻1। अच्छा, 10⁻1 को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइनली, नीचे आएगा तो हो जाएगा 10, तो 0.75 बटे ये नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 75। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा 1000। 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ और यहाँ शक्ति, तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। अच्छा, 10⁻³ का मतलब होता है मिली, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है 75 मिली वाट। तो जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है ये क्या होगा, सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या इसी को आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो प्रकाश जो होता है निर्वात में सबसे तेज चलता है। अगर बात करें सबसे धीमा, तो सबसे धीमा इसमें से चारों ऑप्शन में से कांच में सबसे धीमा और सबसे तेज निर्वात में, ठीक है। तो हालांकि ये आपका सही नहीं है, मतलब ये धीमे की बात कर रहा हूँ, और सबसे तेज निर्वात में चलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो क्या होती है। तो ध्यान देना है कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ध्यान देना है, वो अनंत होती है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो इसमें कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। तो देखिए, अगर हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो आकाश हमें है वो आसमानी कलर है, अर्थात नीला दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अंतरिक्ष से देखा जाए, तो अंतरिक्ष से जो आकाश होता है वो काला दिखाई देता है। ध्यान देना है, जैसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंद्रमा से पृथ्वी को, यानी चंद्रमा से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है। तो ध्यान देना है कि चंद्रमा से आकाश को देखने पर वो काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। उसी तरह इसमें कह रहे हैं कि 1 माइक्रो ओम का मान होता है। तो ध्यान देना है कि अगर कहीं मिली दिया है तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और अगर माइक्रो दिया तो इसका मतलब 10⁻6, और अगर नैनो दिया तो इसका मतलब 10⁻9, और अगर पी को दिया है
तो इसका होता है 10 घाते -12, और फर्मी दिया है तो उसका होता है 10 घाते -15। तो यहाँ पे माइक्रो दिया, माइक्रो ओम, तो 1 माइक्रो ओम में होता है 10 घाते -6 ओम। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक हमने फिजिक्स के प्रश्नों पर बात की, अब हम लोग कुछ प्रश्नों में जो रसायन विज्ञान के प्रश्न हैं यानी केमिस्ट्री के, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अगला है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान होता है। तो दरअसल ये H2SO4 एक अम्ल है, और अम्ल हम जानते हैं कि खट्टा होता है। तो जो खट्टे होते हैं उसके मान जो pH मान होते हैं वो 7 से कम होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है क्या होगा, सही होगा। इसमें से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए पहले आपको बता दें भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ की मतलब अवस्था बदलने पर अगर वो पदार्थ अपनी पुरानी अवस्था में फिर आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और अगर मान लीजिए किसी पदार्थ की आपने अवस्था परिवर्तित किया और वो पुनः उस अवस्था में नहीं आया तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें है पहला ऑप्शन में कि जल के क्वथनांक पर जल वाष्प में बदलना। देखिए जल को वाष्प में बदल सकते हैं और वाष्प को जल में बदला जा सकता है, तो ये तो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ भी पिघल के फिर पानी बन जाएगा, पानी फिर जम के बर्फ़ बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन में है। जल में लवण का घुलना, यानी अगर आप अगर पानी में नमक को घोल दे रहे हैं फिर वो घुल जाएगा, फिर उसके बाद अगर उसको आप वाष्पित करेंगे तो फिर वो नमक में आ जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। और अगला नंबर है एलपीजी का दहन। तो यहाँ पे ये आपका हो सकता है कि भौतिक परिवर्तन ये नहीं होगा, क्योंकि एलपीजी अगर दहन हो जाएगा यानी जल जाएगा तो पुनः वो एलपीजी गैस में नहीं ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही होगा, ये जो है ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते, इसमें कह रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला नंबर है बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो इसमें जैसे खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही होगा। आपने जैसे मान लीजिए किसी को दाढ़ी बनवाते हुए देखा होगा कि अगर जब वो जो नाई वगैरह होते हैं अगर जब उसको छीलते हैं तो देखते हैं वो कट जाता है तो तुरंत उसमें फिटकरी लगाते हैं। इसको ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कटने के बाद जो ब्लड है वो बाहर ना आए। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो आपको मैं बता दूं पहले नंबर कुछ यहाँ पे ऐसी धातुएं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं, वो है Cu, Hg, Ag, Au, Pt। अर्थात कॉपर, Hg का मतलब मरकरी, ये है आपका सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्या करती हैं, हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें लिखा है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। तो यहाँ पे कॉपर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपको जो चौथा ये क्या होगा, सही माना जाएगा। अगले प्रश्न को चलते, इसमें कह रहा है कि पराग कोष में होता है। तो पराग कोष में जो होते हैं ना वो पराग कण होते हैं। तो ध्यान देना है कि पराग कोष में कौन होता है, पराग कण होते हैं। अगला नंबर है, अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। तो देखिए आप लोग को बता दो, जो पादप में दो होते हैं, दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फूड। तो पादप में जो जाइलम ऊतक होता है वो जल का संवहन करने में कार्य करता है, और जो फ्लोएम ऊतक होता है वो जो पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है उसका वो संवहन, अर्थात संवहन का अर्थ है कि वो पूरे मतलब पेड़ के एक एक हिस्सों में पहुँचाने का काम करता है। तो इसमें सवाल में कह रहा है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो ध्यान देना है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य जल का संवहन करना। अर्थात कहने का मतलब जब हम पादप में जड़ के अंदर पानी डालते हैं तो वो ऊतक का काम होता है कि जड़ से पानी को लेकर पूरे मतलब पेड़ पौधे यानी हर एक जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी यानी मस्तिष्क किस काम में मोस्टली यूज होता है। तो इसमें पहला नंबर है सोचने का कार्य, शरीर का संतुलन में, हृदय स्पंदन में, और सभी में। तो मस्तिष्क हालांकि हमारे बॉडी का जो मेन ब्रांच कह सकते हैं होता है, मेन हिस्सा होता है, वही हमारे पूरे बॉडी का संचालन करता है। तो जो भी यहाँ पे क्रियाएं होती है हमारी बॉडी के अंदर वो सारी क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा ही पूर्ण मानी जाती है, यानी पूर्ण उसी के द्वारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर चौथा होगा यानी सभी जो होगा वही सही होगा। अगला प्रश्न है कि मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। कोष्ठों का मतलब होता है चैम्बर। आपने अगर मानव हृदय पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मास्टर ग्रंथि है। तो इसमें से कई ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन हैं मास्टर ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि, एंड्रेनल ग्रंथि, प्यूनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो ध्यान देना कि जो मास्टर ग्रंथि होती है
मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला नंबर है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। तो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन मतलब ईस्ट में जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, और मुकुलन एक अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जब जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव का निर्माण होता है, तो जनन की इस प्रक्रिया को या इस तरह के जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बेसिकली ईस्ट में जो होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और वो कौन सा विधि होता है, तो वो मुकुलन विधि होता है। अब आइए हम लोग इसी तरह बात करेंगे लास्ट प्रश्न की ओर, यानी 20वें प्रश्न में। इसमें कह रहा है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो हालांकि ये नॉर्मली बच्चे ये जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे से, मतलब वो जो भी नियम अपना दिए थे, वो जो भी सिद्धांत वगैरह वो दिए थे, वो मटर के पौधे के माध्यम से दिए थे। तो कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन में मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, ये इस तरह का ऑप्शन है। मीठी मटर भी आ जाएगा, उद्यान मटर भी। तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि हम तो मटर पढ़े हैं, इसमें तो 2 मटर आ गए, अब कौन सा ऑप्शन में मैं टिक करूँ। तो ध्यान देना है कि मेंडल ने उद्यान मटर जो थी उसका बेसिकली उन्होंने यूज किया था। तो इसलिए हालांकि मैं चाहता तो सिर्फ एक ऑप्शन लिख सकता था मटर, लेकिन फिर मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देते तो वहाँ पे इस तरह का अगर ऑप्शन आ जाता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि हम कौन से ऑप्शन पे टिक करें। तो इस तरह ध्यान देना है कि मेंडल ने, हालांकि मटर मोस्टली आपको याद करना है मटर, लेकिन ध्यान देना है कि उद्यान मटर, ठीक है, ताकि अगर दोनों साथ में आ जाएँ तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करूँगा हमने 20 प्रश्नों पर बात की जो 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद करूँगा समझ में आए होंगे। तो इसी तरह और भी जो प्रश्न जैसे 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उन पर भी हालांकि हम बात करेंगे। तो ऐसे क्रम बाय क्रम वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो उम्मीद करूँगा आप उसे भी देख के अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे आप। तो अब दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।